My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग पिछली कक्षाओं से पिछले वीडियोज में देखे कि हम सभी लोगों ने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम जो है आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में इस वीडियो में हम सभी लोग 35 प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे मानवाधिकार एवं कर्तव्य से। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्लासेज हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जहां पर मानवाधिकार से प्रश्न बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से 35 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके, आसानी से ढूंढ करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ इस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, हम उन पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। उन सुझावों के मद्देनजर हम अपने वीडियोस में, अपने क्लासेज में सुधार भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट्स करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी स्टडी, उनकी भी अध्ययन, उनकी भी तैयारी आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम सभी लोग 35 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो कि रिलेटेड होंगे ह्यूमन राइट्स से या मानवाधिकार से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और उस पेन और पेपर पे यह नोट करते चलिए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं उसको आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए। चैट के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर भी हमको देते रहिए, जिससे हमको भी पता चल सकेगा कि आप जो है किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज के लिए पहला प्रश्न
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सरल प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101 आपकी स्क्रीन पर कि वर्साय की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, वर्साय की संधि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो वर्साय की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई थी, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 28 जून 1917, बी 28 जून 1918, सी 28 जून 1919 या डी 28 जून 1920। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपका उत्तर हो आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्साय की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई थी? जो भी आपके उत्तर जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। कब हुई? 28 जून 1917 को नहीं हुई, 28 जून 1918 को भी नहीं हुई, 28 जून 1920 को भी नहीं। कब हुई? 28 जून 1919 को जो वर्साय की संधि हुई थी। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। वर्साय की संधि जो है वो 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या वर्साय की संधि हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 3 वीडियोज के द्वारा हम सभी लोग 100 प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं जो कि मानवाधिकार से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों चैनल के। और आज की क्लास में हम सभी लोग 101 से लेकर के 135 सीरियल नंबर तक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से कुल 35 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है कि वर्साय की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स किसके किसके बीच हुई। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न संख्या 101 था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 102 है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या वर्साइल्स की संधि किसके किसके बीच हुई थी। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जर्मनी और फ्रांस के बीच ए, या बी है या ब है जर्मनी और अमेरिका के बीच, सी है जर्मनी और रूस के बीच, और डी है जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो वर्साय की संधि हुई थी प्रिय विद्यार्थियों किसके बीच हुई थी? यदि हम लोग देखें तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उन विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? जर्मनी और फ्रांस हो सकता है, जर्मनी और अमेरिका भी हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ जर्मनी और रूस भी हो सकता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो है जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच। तो प्रिय विद्यार्थियों जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच यही ऑप्शन जो है विकल्प सबसे उपयुक्त है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो है जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच एक समझौता हुआ था। और गठबंधन देश से अभिप्राय क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वे कंट्रीज या वे देश जो कि एकजुट होकर के जर्मनी से युद्ध किए थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्साय की संधि जो है जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच हुई थी। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच जो है ये वर्साय की संधि हुई थी, जो कि कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन, ध्यान दीजिए, जर्मनी और गठबंधन देशों जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आदि देश थे, तो जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। ये आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो उसमें जो है जर्मनी की पराजय हुई थी और उसने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्साय की संधि है वो 28 जून 1919 को हुई और जर्मनी तथा गठबंधन देशों के बीच हुई। और कब हुई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की पराजय हो गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 103। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि मैग्ना कार्टा की घोषणा किस वर्ष की गई। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि मैग्ना कार्टा की घोषणा किस वर्ष की गई और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 2000, बी 1950 या 1950, सी 1775 या 1775, डी है प्रिय विद्यार्थियों 1215। तो ध्यान दीजिए कि प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा की घोषणा किस वर्ष की गई और आपके जो भी आंसर हैं, जो भी उत्तर हैं, आप चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश।
प्रिय विद्यार्थियों, मैग्ना कार्टा की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? 2000 में नहीं हुई, 1950 में नहीं हुई, 1775 में नहीं हुई, कब हुई थी? 1215 में हुई थी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 1215 या 1215 है, 1215 है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो मैग्ना कार्टा है, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा लिबरेटम या ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहा जा सकता है, इसी को आज़ादी का महान चार्टर भी कहा जाता है। और यह जो है इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। तो ध्यान दीजिए, कब जारी हुआ था? 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। यह क्या है? इंग्लैंड का एक कानूनी प्रपत्र है। और प्रिय विद्यार्थियों, इस इंग्लैंड के कानूनी परिपत्र को 1215 में लागू किया गया। इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं या मैग्ना कार्टा ऑफ लिबरेटम कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ लिबरेटम या ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, या इसे आज़ादी का महान चार्टर भी नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैग्ना कार्टा की घोषणा 1215 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104। प्रश्न संख्या 104 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस या IECRC कहते हैं, तो इस ICRC की स्थापना कब हुई थी? प्रिय विद्यार्थियों, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। सन 1800 में ए है, बी है सन 1851 में, सी है 1865 में और डी है 1863 में। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति या ICRC जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? तो 1800 में नहीं हुई, 1851 में भी नहीं हुई थी प्रिय विद्यार्थियों। तो कब हुई थी? 1865 में भी नहीं हुई। कब हुई? 1863 में हुई थी। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1863 में, 1863 में ICRC की स्थापना हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने 1863 या डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। ICRC की स्थापना 1863 में हुई। यह संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्धबंदियों के लिए काम करती है या उन कानूनों को प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है। ध्यान दीजिए, जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है उन कानूनों को प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है। और यह संगठन जो है वो सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों और युद्धबंदियों के लिए काम करती है, उनकी मदद करती है, उनकी सहायता करती है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सन 1863 में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना होती है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 105। प्रश्न संख्या 105 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है, इसके बारे में वर्णन है या यह दिया गया है। और आपके जो ऑप्शंस है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ए अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 40, डी है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 50। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर सही होगा, क्योंकि आप सभी लोग लगातार जो है इसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं और साथ ही साथ आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, यह हमारे संविधान या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 20 में नहीं है, 30 में नहीं है, 40 में नहीं, किसमें प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 50 में है। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जिन लोगों ने आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50 उत्तर दिया है, आप सभी लोगों के आंसर सही है।
अनुच्छेद 50 में प्रिय विद्यार्थियों इसका वर्णन है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा, अर्थात कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इसके बारे में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 50 में वर्णन है, प्रावधान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 106 106 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है। ध्यान दीजिए कि हमारे देश के या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में वर्णन है या उसका प्रावधान किया गया है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 51 या डी अनुच्छेद 60। ध्यान दीजिए, पहला है अनुच्छेद 48 या आर्टिकल 48, दूसरा है या बी है अनुच्छेद 55, सी है अनुच्छेद 51 और डी है अनुच्छेद 60। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 48 नहीं है, 55 नहीं है, 60 नहीं, क्या है? अनुच्छेद 51 है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 51 है प्रिय विद्यार्थियों, यही राइट ऑप्शन है, यही सही उत्तर है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने आंसर दिया है, जिन लोगों को ने ऑप्शन सी चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है और उसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। प्रश्न संख्या 107 कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों का विचार निम्न में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स है या प्राकृतिक अधिकारों का विचार है, वो निम्न में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए है जॉन लॉक, बी है थॉमस हॉब्स, सी है प्रिय विद्यार्थियों जे रूसो या डी है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्राकृतिक अधिकारों का विचार या आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, जो यह विचार है, यह आइडिया है, इस निम्न में से किस विचारक ने इसको प्रस्तुत किया या किस विचारक, कौन से विचारक जो है इससे सहमत हैं, किनकी विचारधारणा इस विचारधारणा से मिलती है। तो आपकी जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थी, उसमें से आप जल्दी से सही ऑप्शन को चुन लीजिए। वेरी गुड। आप अपने चैट बॉक्स के द्वारा उत्तर दीजिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जॉन लॉक हो सकता है, थॉमस हॉब्स भी हो सकता है, रूसो भी हो सकता है। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। ध्यान दीजिए, जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त सभी, यही सही उत्तर है। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत या नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स का पोषण किया है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से जो डी ऑप्शन है वो सही है। हम जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जे रूसो सभी लोगों को जो है इस श्रेणी में रख सकते हैं जो कि प्राकृतिक अधिकारों का विचार या आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स रखते हैं। तो इस तरह से हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत या नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स का पोषण किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 108। प्रश्न संख्या 108 आपकी स्क्रीन पर। प्रोफेसर जगदीश भगवती की लोकतंत्र की परिभाषा में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है प्रोफेसर जगदीश भगवती की परिभाषा के बारे में कहा गया है। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी, आप सभी लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ए मतदान का अधिकार, बी निजी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्र मत रखने का अधिकार या डी है प्रिय विद्यार्थियों एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्रोफेसर जगदीश भगवती की लोकतंत्र की परिभाषा में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। पहले प्रश्न को ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो इसकी आवश्यकता है। स्वतंत्र मत रखने का अधिकार, इसकी भी आवश्यकता है। मतदान का भी अधिकार है, तो किसका नहीं है? निजी संपत्ति का जो अधिकार है प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है प्रोफेसर जगदीश भगवती के लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं है। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन होगा यही सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने
बी ऑप्शन को चुना है। आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रोफेसर जगदीश भगवती की जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसमें मतदान का अधिकार भी है, स्वतंत्र मत रखने का भी अधिकार है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी अधिकार है, लेकिन निजी संपत्ति के अधिकार के बारे में उसमें नहीं वर्णन है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 109। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 109 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसका तर्क था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि से अधिक लोकतंत्रीकरण होगा? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका तर्क था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि से अधिक लोकतंत्रीकरण होगा। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए सैमुअल हंटिंगटन, बी जगदीश भगवती, सी अमर्त्य सेन या डी वैन हानेन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये चारों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को, और इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। कहा गया है कि निम्न में से किसका तर्क था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि से अधिक लोकतंत्रीकरण होगा, अर्थात जो आर्थिक समृद्धि होगी वो बहुत तेजी से होगी तो लोकतंत्र भी विकसित होगा, अधिक लोकतंत्रीकरण होगा। यह स्टेटमेंट, यह कथन, यह विचार या यह तर्क किसका था? तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी में से डी या वैन हानेन नहीं सही है, अमर्त्य सेन भी नहीं सही, जगदीश भगवती भी नहीं सही। कौन है? सैमुअल हंटिंगटन जो है, यही राइट ऑप्शन है। तो इस सब प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सैमुअल हंटिंगटन है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 110। प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ कथन दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कुछ वक्तव्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, तो आपको चुनना है। तो इसके विकल्प, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। पहला है प्रिय विद्यार्थियों कि कुछ एक परिवारों में धन के संकेंद्रण से लोकतंत्र के अवसर पैदा होते हैं, पहला। दूसरा बी है प्रिय विद्यार्थियों की शासन में जनता की भागीदारी अराजकता पैदा करती है। सी है कि तानाशाही और मानवाधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। और डी है प्रिय विद्यार्थियों की विकास का अभाव मानवाधिकारों के हनन का कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपको लग रहा हो कि यह सही उत्तर, उसको आप चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों कुछ मानवाधिकार से संबंधित कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें कहा गया कि कुछ एक परिवारों में धन के संकेंद्रण से लोकतंत्र के अवसर पैदा होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा है कि शासन में जनता की भागीदारी अराजकता पैदा करती है, यह भी गलत है। तानाशाही और मानवाधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं, यह भी गलत है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन बच रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वैसा ही हो सकता है कि विकास का अभाव मानवाधिकारों के हनन का कारण बनता है। तो यह प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का उत्तर डी है या जिन लोगों का आंसर विकास का अभाव मानवाधिकारों के हनन का कारण बनता है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 111। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है प्रश्न संख्या 111 और वह कहता है कि सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी के विचार का संबंध किससे है? ध्यान दीजिए, कल्चरल हेगेमोनी या सांस्कृतिक प्रभुत्व के विचार का संबंध किससे है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए एंटोनियो ग्राम्शी, बी मैटियो बर्टोली, सी व्लादिमीर लेनिन और डी है जी सोरेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है या कल्चरल हेगेमोनी है, इसके विचार का संबंध किससे है प्रिय विद्यार्थियों? यही ऑप्शन है, यही प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जी सोरेल नहीं है, व्लादिमीर लेनिन भी नहीं है, मैटियो बार्टोली भी नहीं है। कौन है? एंटोनियो ग्राम्शी। ध्यान दीजिए, ग्राम्शी नाम से याद कर सकते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी जो है प्रिय विद्यार्थियों, वही जो है सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी के विचार का
जो है प्रतिपादन करता है। सांस्कृतिक प्रभुत्व या कल्चरल हेगेमोनी के विचार का संबंध जो है एंटोनियो ग्रामशी से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 112। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, प्रश्न संख्या 112 आपकी स्क्रीन पर, कि G7 समूह में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग G7 कंट्रीज का नाम सुने होंगे या G7 ग्रुप या G7 समूह का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि G7 समूह में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। तो कुछ देश दिए होंगे प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा देश जो है G7 का पार्ट नहीं है। और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए कनाडा, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी भारत। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा G7 समूह में जो देश नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा देश है। तो कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका है। प्रिय विद्यार्थियों कनाडा भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है। तो जो हमारा देश भारत बचता है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन होगा प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमारा देश भारत जो है G7 समूह का सदस्य नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों जो G7 है दुनिया की 7 बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग G7 कह रहे हैं, ग्रुप 7 कह रहे हैं, वो दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। फिर विद्यार्थियों जिसमें कौन कौन से देश हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका शामिल है। और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, किसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं। और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाले समुदाय मानती है। ध्यान दीजिए कि जो G7 है, यह जो समूह खुद को कैसा मानती है, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज। ध्यान दीजिए, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों का आदर करने वाले समुदाय को मानता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, डी ऑप्शन है, इंडिया या भारत ऑप्शन है। इंडिया या भारत जो है G7 समूह का सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 113। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि G8 समूह में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों 113 नंबर का जो प्रश्न है वो भी पिछले प्रश्न से रिलेटेड है। पिछला प्रश्न G7 था जो 112 प्रश्न संख्या था, और अब प्रश्न संख्या 113 है। 113 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा जा रहा है कि G8 समूह में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, ए चीन, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी इटली। तो प्रिय विद्यार्थियों जो G8 समूह है, इस समूह में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी देश का नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन सा देश जो है G8 समूह का नहीं है। तो आपके ऑप्शंस प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, आप चैट बॉक्स के द्वारा अपने उत्तर को दे सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा, G8 समूह में कौन सा देश सदस्य नहीं है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन नहीं है। तो इस तरह से जो चीन होगा यह राइट ऑप्शन होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ये ऑप्शन या चाइना इज द राइट ऑप्शन, यह जो है G8 समूह का सदस्य नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों जो हम लोग G8 समूह की बात करते हैं तो प्रारंभ में इसके 6 सदस्य थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ध्यान दीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 6 देश या 6 सदस्य थे। और बाद में जो है 1976 में कनाडा और 1998 में रूस भी इनके साथ जुड़ा और बन गया G8। प्रिय विद्यार्थियों जब कनाडा और रसिया जो है G7 सदस्यों के साथ मिल जाते हैं तो इस तरह से G8 समूह का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, पहला हो गया फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा जापान, पांचवा ब्रिटेन और छठा अमेरिका है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद 1976 में कनाडा और 1998 में रूस को भी इसमें जोड़ा गया और इससे G8 हो गया। कई देश इसके विस्तार के पक्ष में हैं, लेकिन कनाडा और जापान जैसे देश इस फॉर्मेट में किसी भी तरह के बदलाव में के पक्षधर नहीं है। वे किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलाव के विरोधी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख पक्षधर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों
यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रश्न है। कहा जा रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स। प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख पक्षधर हैं? और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। ए थॉमस हॉब्स, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी थॉमस पेन या डी रोजा लक्समबर्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। निम्न में से कौन मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख पक्षधर नहीं है? प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों क्या है? थॉमस हॉब्स नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय भी नहीं है, थॉमस पेन भी नहीं है, क्या है? रोजा लक्समबर्ग इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। जो रोजा लक्समबर्ग हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने जो है मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का पक्षधर रहे हैं। ये जो है उसका पक्ष करते हैं रोजा लक्समबर्ग जी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी या रोजा लक्समबर्ग। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 115। प्रश्न संख्या 115 कहता है कि निम्न सम्मेलनों में से किसमें मानवाधिकार के प्रति एशियाई मूल्य उपागम को जोरदार रूप से व्यक्त किया गया? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस एशियन वैल्यूज अपोज टू ह्यूमन राइट्स वाज फर्स्ट एम्फेटिकली एक्सप्रेस्ड। तो ध्यान दीजिए कि निम्न सम्मेलनों में से किसमें मानवाधिकार के प्रति एशियाई मूल्य उपागम को जोरदार रूप से व्यक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आ या ए तेहरान कॉन्फ्रेंस, बी बीजिंग कॉन्फ्रेंस, सी रियो कॉन्फ्रेंस और डी है प्रिय विद्यार्थियों वियना कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से जो सही उत्तर है उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा? तेहरान नहीं है, बीजिंग नहीं है, रियो नहीं, क्या है? वियना कॉन्फ्रेंस है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर डी है या जिन लोगों ने वियना कॉन्फ्रेंस लिखा है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चल दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक कौन है, या हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉमन सेंस। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो कॉमन सेंस पुस्तक है, इस पुस्तक के या इस शीर्षक के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए थॉमस पेन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी रस्किन बॉन्ड या डी जॉन एडम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो सही उत्तर लग रहा है उसको जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा? कॉमन सेंस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है प्रिय विद्यार्थियों? इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से कौन से उत्तर होगा? जॉन एडम्स नहीं है, रस्किन बॉन्ड भी नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी नहीं है। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों? थॉमस पेन है। तो इस तरह से जो थॉमस पेन है प्रिय विद्यार्थियों, यही जो है कॉमन सेंस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 117, प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 117 है कि किस विचार या संप्रदाय में समान पिता और समान भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? विच स्कूल ऑफ थॉट प्रोपाउंड्स द थ्योरी ऑफ कॉमन फादर एंड ब्रदरहुड। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस विचार संप्रदाय में समान पिता और समान भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, या थ्योरी ऑफ कॉमन फादर एंड ब्रदरहुड, तो इसका प्रतिपादन किया गया है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए धर्मशास्त्र या थियोलॉजी, बी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, डी सी है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म, या डी है प्रिय विद्यार्थियों उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म। तो ध्यान दीजिए, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद, डी सी मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद, बी सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र और डी है थियोलॉजी या धर्मशास्त्र। जो भी आपका उत्तर जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? उपयोगितावाद नहीं है, मार्क्सवाद भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, क्या है? थियोलॉजी या धर्मशास्त्र है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर धर्मशास्त्र है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं।
चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 118। प्रश्न संख्या 118 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरल प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। ध्यान दीजिए कि जो चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट चलाया गया था, उसका आरंभ किसने किया। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए उमा देवी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी सुंदरलाल और डी है विद्यार्थियों गौरा देवी। तो इन सभी चारों नाम में से वो कौन सा नाम है जिसने जो है चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया था। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपने चैट बॉक्स के द्वारा उत्तर दे दीजिए। क्या होगा विद्यार्थी इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है गौरा देवी। तो गौरा देवी सही उत्तर है, उमा देवी गलत, सुंदरलाल बहुगुणा गलत है विद्यार्थियों, सुंदरलाल भी गलत है। तो जो गौरा देवी ऑप्शन है, गौरा देवी ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1968 में गौरा देवी नामक एक ग्रामीण महिला से किया गया था। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गौरा देवी नामक ग्रामीण महिला से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 119। प्रश्न संख्या 119 है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हम सभी लोगों ने सुना है। तो प्रश्न संख्या 119 वहीं से है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। सुंदरलाल बहुगुणा जो है किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, मछुआरों का आंदोलन या चिपको आंदोलन, बी सी नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी है नदी बचाओ आंदोलन। ध्यान दीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ए मछुआरों का आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी नदी बचाओ आंदोलन। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। सुंदरलाल बहुगुणा विद्यार्थियों किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो नदी बचाओ आंदोलन नहीं, नर्मदा के भी नहीं, मछुआरों के नहीं, किसके थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 120 या प्रश्न संख्या 120 कहता है कि मेधा पाटकर ने किस आंदोलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मेधा पाटकर जी का नाम है कि मेधा पाटकर ने किस आंदोलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए मछुआरों का आंदोलन, बी है चिपको आंदोलन, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी है विद्यार्थियों नदी बचाओ आंदोलन। तो ध्यान दीजिए, आपका जो भी सही उत्तर उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। मेधा पाटकर ने किस आंदोलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया? तो वो मछुआरों का आंदोलन जो नहीं किया वो असफल रहे। चिपको आंदोलन प्रिय विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन में उन्होंने नहीं किया है। जो मेधा पाटकर ने जो है ना तो मछुआरों के आंदोलन पर अध्ययन किया, ना तो चिपको के आंदोलन पर अध्ययन किया और ना ही नदी बचाओ आंदोलन पर अध्ययन किया। किस पर किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन पर जो है मेधा पाटकर जी ने अपना अध्ययन किया था, स्टडी किया था, वहाँ की समस्याओं पर अपना अध्ययन किया था। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है विद्यार्थियों इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन मेधा पाटकर जी ने किया था। विद्यार्थियों 1985 में मेधा पाटकर ने, ध्यान दीजिए कब किया था? 1985 या 1985 में मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ घाटी के आदिवासियों की समस्याओं का अध्ययन किया था। इस तरह से जो आदिवासी हैं या आदिवासियों की समस्याओं का अध्ययन 1985 में मेधा पाटकर जी ने किया था और ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। प्रश्न संख्या 121 आपकी स्क्रीन पर, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई मानवाधिकार के किस सिद्धांत की आधारभूत शुक्ति है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई मानवाधिकार के किस सिद्धांत का आधारभूत शुक्ति है। मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर इज द फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ विच थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर इज द फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ द थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। विद्यार्थियों इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है सामाजिक संविदा सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, बी है उपयोगितावादी सिद्धांत या यूटिलिटेरियन थ्योरी, सी है मार्क्सवाद सिद्धांत या मार्क्सियन थ्योरी और डी है विद्यार्थियों प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा विद्यार्थियों?
अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई, ध्यान दीजिए, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई या मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर, या जो मानवाधिकार के किस सिद्धांत की आधारभूत सूक्ति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो यह प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या पॉजिटिव थ्योरी से नहीं संबंधित है, उसका आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सिज्म थ्योरी या मार्क्सवाद सिद्धांत, यह भी नहीं सही उत्तर है। सामाजिक संविदा सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यह भी गलत है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन बचता है प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपयोगितावादी सिद्धांत या यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है, यही सिद्धांत जो है या उपयोगितावादी सिद्धांत जो है, यही मानवाधिकार के सिद्धांतों की आधारभूत सूक्ति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 122। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि प्रश्न संख्या 122 आ रहा है, जो कि संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 122 है कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए, स्वतंत्रता, प्राधिकार या समानता का नारा। बी है स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का नारा। सी है स्वतंत्रता, कानून या भ्रातृत्व। और डी है स्वतंत्रता, कानून और समानता। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, कानून, समानता ये गलत है। स्वतंत्रता, कानून, भ्रातृत्व भी, यह भी जो है गलत है। और स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, प्राधिकार, समानता, यह भी गलत है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो है यही नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ध्यान दीजिए, जो बी ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व, इसको हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा नारे दिए गए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 123, प्रश्न संख्या 123 या बेंथम है, कह रहा है कि बेंथम निम्न में से किस सिद्धांत के समर्थक थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न 123 है कि बेंथम जो है वो निम्न में से किस सिद्धांत के समर्थक थे। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए, नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल राइट। बी, ऐतिहासिक अधिकार या हिस्टोरिकल राइट। सी है नैतिक अधिकार या मोरल राइट। और डी है कानूनी अधिकार या लीगल राइट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपका सही उत्तर हो आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल राइट, यह तो गलत नहीं है। ऐतिहासिक अधिकार या हिस्टोरिकल राइट, यह भी जो है उतना गलत नहीं है। नैतिक अधिकार या मोरल राइट, यह भी उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो है वो है कानूनी अधिकार या लीगल राइट। तो बेंथम निम्न में से जो कानूनी अधिकार है या लीगल राइट है प्रिय विद्यार्थियों, इसी लीगल राइट के सिद्धांत के समर्थक थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का ऑप्शन डी था कानूनी अधिकार या लीगल राइट, दैट इज फ्रॉम लीगल राइट या कानूनी अधिकार जो था प्रिय विद्यार्थियों, यह सही उत्तर है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को निरर्थक या सिंपल नॉनसेंस कहकर उनकी आलोचना की और इनका मानना था कि हमारे सारे अधिकारों का स्रोत कानून है। ध्यान दीजिए कि अब हम लोग बात करें बेंथम की, तो बेंथम का मानना था कि हमारे सारे अधिकारों का स्रोत क्या है, कानून है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो बेंथम साहब का जो सिद्धांत रहा वो क्या रहा, कानूनी अधिकार या लीगल राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 124, प्रश्न संख्या 124 कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं कौन है प्रिय विद्यार्थियों। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए, हॉब्स। बी, लॉक। सी, रूसो। या डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में किसका नाम आता है प्रिय विद्यार्थियों। तो जल्दी से आपने चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, हॉब्स का नाम आता है, लॉक का नाम आता है, रूसो का नाम आता है। इस तरह से ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन या यही उत्तर सही है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत
के जो प्रमुख समर्थक हैं वे हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं और रूसो भी हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 125। प्रश्न संख्या 125 कहता है कि कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ध्यान दीजिए, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। कौन है प्रिय विद्यार्थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी जॉन ऑस्टिन। तो ध्यान दीजिए, विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप जल्दी से अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रमुख समर्थक है वो कौन है? हॉब्स नहीं है, लॉक नहीं है, रूसो नहीं, कौन है? जॉन ऑस्टिन है। ध्यान दीजिए, जॉन ऑस्टिन इज द राइट ऑप्शन। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक या प्रमुख समर्थक कौन है प्रिय विद्यार्थियों? जॉन ऑस्टिन, या ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 126। तो प्रिय विद्यार्थियों 126 जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ध्यान दीजिए, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं, जो हिस्टोरिकल थ्योरी है प्रिय विद्यार्थियों, ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसके प्रमुख समर्थक कौन है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए एडमंड बर्क, बी लॉक, सी रूसो या डी जॉन ऑस्टिन। तो ध्यान दीजिए, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ए है एडमंड बर्क, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है जॉन ऑस्टिन। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो सही है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं वे जो है कौन है? एडमंड बर्क हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 127। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 127 है कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ध्यान दीजिए, जो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके प्रमुख समर्थक हैं, और इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों, एडमंड बर्क, लॉक, हीगल और जॉन ऑस्टिन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का जो प्रमुख समर्थक कौन है? एडमंड बर्क है। अगला प्रश्न 127 है कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 127 कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए एडमंड बर्क, बी लॉक, सी हीगल और डी जॉन ऑस्टिन। तो जल्दी से आपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो एडमंड बर्क नहीं है, लॉक नहीं है, जॉन ऑस्टिन नहीं, कौन है? हीगल जी हैं। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर हीगल है या सी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हीगल जी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 128। प्रश्न संख्या 128 कहता है कि अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत अधिकारों के प्रमुख समर्थक हैं। ध्यान दीजिए, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत अधिकारों के प्रमुख समर्थक हैं, और इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए एडमंड बर्क, बी लॉक, सी बेंथम और डी जॉन ऑस्टिन। तो अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत के अधिकारों के प्रमुख समर्थक में किसका नाम आता है? जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए अपने उत्तर को, किसका नाम आता है प्रिय विद्यार्थियों? तो यदि हम लोग अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें जो है जो नाम आएगा वो एडमंड बर्क नहीं है, लॉक भी नहीं है, जॉन ऑस्टिन नहीं, कौन है? बेंथम है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने बेंथम ऑप्शन चुना है, या जिन लोगों ने बेंथम आंसर दिया है, या जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 129। प्रश्न संख्या 129 आपकी स्क्रीन पर, कि अधिकारों की कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। ध्यान दीजिए, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं, और इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, ए है ऑस्टिन, बी है बेंथम, सी है हीगल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों अधिकारों की कानूनी सिद्धांत के समर्थक कौन है, ये प्रश्न है, और इसका जो उत्तर है ऑस्टिन ये है, बेंथम भी है, तो प्रिय विद्यार्थियों हीगल भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों अधिकारों की कानूनी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे सभी हैं, चाहे ऑस्टिन हो, चाहे बेंथम हो, चाहे हीगल हो।
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 130, प्रश्न संख्या 130 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान दीजिए, ये गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए प्राकृतिक अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार या डी नैतिक अधिकार। तो फिर विद्यार्थियों, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार जो है यह कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? प्रिय विद्यार्थियों, नेचुरल राइट है, सोशल राइट है, पॉलिटिकल राइट है या मोरल राइट है? ये प्रश्न है और इसके जो भी उत्तर है आप जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं, सामाजिक अधिकार भी नहीं, नैतिक भी नहीं, क्या है? राजनीतिक अधिकार है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है या जिन लोगों का आंसर पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। प्रश्न संख्या 131 आपकी स्क्रीन पर है कि सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में दो आप लोगों को लिस्ट दिया हुआ है, सूची दी हुई है और यहाँ पे मैच करना है। तो मैचिंग टाइप के प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, सूची 1 और सूची 2, जिसमें मैग्ना कार्टा है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, जेनेवा कन्वेंशन है, शरणार्थी कन्वेंशन है सूची 1 में, और सूची 2 में 1215 है, 1689 है, 1949 और 1951 है। मतलब था 1215, 1689, 1949 और 1951 है। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि इनको मैच करना है प्रिय विद्यार्थियों, और मैच करने के बाद जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शंस ए बी सी डी है। ए में ए को पहला, बी को दूसरा, सी को तीसरा, डी को चौथा कहा गया है। बी में ए को तीसरा, बी को दूसरा, सी को पहला और डी को चौथा कहा गया। सी में जो है ए को चौथा, बी को तीसरा, सी को दूसरा और डी को पहला कहा गया। और डी में विद्यार्थियों पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा यह ऑप्शन, यह विकल्प बन रहा है। और यहाँ पे विद्यार्थियों अब हम लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें देखना होगा कि जितनी भी बातें सूची ए में है उनका ईयर क्या है, वो किस वर्ष बनी या किस वर्ष संस्थापित हुई या किस वर्ष की वो घोषणा है, कब का वो डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। तो जो मैग्ना कार्टा है प्रिय विद्यार्थियों, ये 15 जून 1215 को बना था। उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स की बात की जाए तो यह जो है 1689 का है। जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाए तो यह 1949 का है। और शरणार्थी कन्वेंशन की हम लोग बात करते हैं तो ये 1951 का है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग देख लेंगे कि जो मैग्ना कार्टा है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा है प्रिय विद्यार्थियों, मैग्ना कार्टा जो है वो कब बना? 15 जून 2015 को। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स कब का है? 1689 को। और जेनेवा कन्वेंशन कब का है? 1949 को। और शरणार्थी कन्वेंशन कब का है? 1951 को। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे सुमिलित करते हैं तो मैग्ना कार्टा किससे मिल जाएगा? 1215 1 से। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स किससे मिल जाएगा? 2 से 1689 से। जेनेवा कन्वेंशन जो है 1949 से। और शरणार्थी कन्वेंशन जो है 1951 से मैच करता है। और यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस दिए गए वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इन ऑप्शंस के अनुसार यदि हम लोग उत्तर का चयन करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें यदि ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में ए के लिए 1 कहा गया। ए के लिए 1, तो ये तो सही है कि ए के लिए क्या है? 1 है, ये सही हो गया। बी की बात करें तो फिर विद्यार्थियों ए में कहा रहा है कि बी का सेकंड, तो बी इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है और इसका 1689 है प्रिय विद्यार्थियों, तो यह भी सही है। फिर सी की बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 है, 1949 है, तो यह भी सही है। और डी की बात करें शरणार्थी कन्वेंशन जो कि 1951 का है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों डी जो है सबसे लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। बाकी बी ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे पहले 3rd को दिया है जेनेवा कन्वेंशन को, सी में सबसे पहले 4th को दिया है, और डी में प्रिय विद्यार्थियों पहला, दूसरा तो सही है, लेकिन सी के लिए जो कहा जा रहा है जेनेवा कन्वेंशन वो कहा जा रहा है 1951। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से
जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है आप सभी लोगों का उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्ना कार्टा है वो सबसे ओल्ड है, वो 15 जून 1215 का है। उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया है 1689 का, फिर जेनेवा कन्वेंशन 1949 और शरणार्थी कन्वेंशन 1951 आया है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थी, ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 132 प्रश्न संख्या 132 कहता है कि निम्न में से किस शासक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया था। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए चंद्रगुप्त, बी महाराणा प्रताप, सी विष्णुगुप्त या डी अशोक। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया। तो जब युद्ध विरोधी दृष्टिकोण की बात आती तो उसमें जो है चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, महाराणा प्रताप का नाम नहीं होगा, विष्णुगुप्त भी इनका भी नाम नहीं है। क्या है नाम प्रिय विद्यार्थियों? अशोक जी का है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर अशोक है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों अशोक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 133। 133 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिए कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, जो कि धार्मिक वाद विवाद के लिए बना हुआ था। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अकबर, बी अशोक, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा? निम्न में से किस शासक ने धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था? यह प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा? औरंगजेब नहीं, शाहजहां नहीं, अशोक नहीं, कौन है? अकबर ने करवाया था प्रिय विद्यार्थियों। तो जो इबादत खाना की बात है, इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर नामक शासक के द्वारा किया गया था। तो इस तरह आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ये ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर अकबर है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों अकबर ने धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 134 कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था। प्रिय विद्यार्थियों पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि इबादत खाना का निर्माण अकबर जी के द्वारा जो है कराया गया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 134 है वो कहता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया। और इसके ऑप्शंस जो है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है, ए 1572, बी 1573, सी 1574 या डी 1575। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, लेकिन कब करवाया था? तो 1572 में नहीं, 1573 में नहीं, 74 में नहीं। कब करवाया? 1575 में उन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है या 1575 है या 1575 है, आप सभी लोगों को उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया, क्वेश्चन नंबर 135। प्रश्न संख्या 135 कहता है कि अंकटाड की स्थापना कब हुई। प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंकटाड के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे प्रश्न वहीं से है कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी। और इसके ऑप्शन है 1944, ए बी है 1964, सी है 1968, डी है 1950 अर्थात अ 1944, बी 1964, सी 1968 या डी 1950। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो अंकटाड है विद्यार्थियों इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी जो स्थापना हुई है वो जो है 1950 में नहीं, 68 में, 44 में। कब हुआ है? 1964 में हुआ है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो अंकटाड की स्थापना है वो 1964 में हुई है। और आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 1964 में अंकटाड की स्थापना की गई है प्रिय विद्यार्थियों। और अंकटाड का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने अंकटाड के बारे में पढ़ा है। उसका नाम है यू फॉर यूनाइटेड यानी फॉर नेशन, सी फॉर कॉन्फ्रेंस, टी फॉर ट्रेड एंड डी फॉर डेवलपमेंट अर्थात यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है।
प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने मानवाधिकार और कर्तव्य अर्थात ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में अभ्यास किया, एक्सरसाइज किया। आप सभी लोगों का जो भी स्कोर है प्रिय विद्यार्थियों, उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को कमेंट्स करिए। इस वीडियो पर कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आपके शेयर करने पे जो भी आपके सहपाठी होंगे, मित्र होंगे, वे इस कंटेंट का, इस ई कंटेंट का लाभ उठा सकेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर, साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके, ढूंढ करके देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 135 अर्थात कुल 35 प्रश्नों का अभ्यास किया, जो कि रिलेटेड थे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से। अब प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली कक्षाओं में, अगले वीडियोज में हम सभी लोग इसकी आगे कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे ह्यूमन राइट्स एंड प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज या मानवाधिकार और कर्तव्य से। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।